Welcome back to another class of biotechnology processes and principles. So to follow that particular story, to follow that particular blueprint of what we are doing in this particular chapter. So first we spoke about what is biotechnology, then we spoke about tools of biotechnology कि हमने DNA को कैसे कट करना है. So we spoke about certain enzymes, then we spoke about certain vectors. ठीक है, ये सब तो हमने बात कर लिया, करेक्ट, कि क्या क्या यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज करना चाहिए. इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आएंगे यू कैन एब्सोल्युटली सॉल्व दोज क्वेश्चंस. इट इज प्रीटी सिंपल टू रिमेंबर. अब बात आती है कि मैं इतनी बार मैं बोल रहा हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इतनी बार मैं बोल रहा हूँ प्लाज्मिड, इतनी बार मैं बोल रहा हूँ वेक्टर डीएनए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट दीज डीएनए? अल्टीमेटली वेक्टर भी है, प्लाज्मिड भी है, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर है. जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, एक फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन की जीन की बात करूं तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देयर इज क्रोमैटिन में देयर इज सम सर्टेन सीक्वेंस. सो इन अदर वर्ड्स, if I have to obtain gene of interest or I have to obtain the plasmid, I have to go within the bacterial cell. I have to open the bacterial cell and get the plasmid out. ठीक है? So from a bacterial suspension containing plasmid, I have to separate the plasmid. Correct? Similarly, अगर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो मेरे पास लंबा कहानी है. तो पहले तो मेरे को एक एनिमल सेल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करो. अब उस डीएनए में से प्रैक्टिकली ओनली हैव टू गेट द सीक्वेंस व्हिच कंटेन्स इंसुलिन का जीन. सो इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इट इज अ वेरी टेक्निकली, इट इज अ वेरी टीडियस टास्क. ये एक दिन में मिलने वाली टेक्निक नहीं है, ठीक है, एक दिन में होने वाली टेक्निक नहीं है. तो बोलने का मतलब ये है, हाउ डू वी प्रैक्टिकली गेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट और वी गेट द वेक्टर. सो वेक्टर को निकालना बहुत ज्यादा इजी है. अगर बैक्टीरिया को, अपने बैक्टीरियल सेल को ब्रेक ओपन कर दिया तो हमको बैक्टीरियल जीनोम मिल जाता है. बट हाउ डू वी गो हेड फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट? और हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अ रिक्वायर्ड सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू इन दैट प्रॉपर सीक्वेंस. ठीक है. So in other words, NCERT जो इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, NCERT only speaks about basic information with respect to extraction of the DNA. हम यहाँ पे 3 मेथड पढ़ेंगे. 1 which is given in the NCERT and 2 which are related to the NCERT but not given in the NCERT. So the first technique which we use, okay, method of DNA extraction, the first technique which we use is alkaline lysis method. Alkaline lysis method is a technique or an experiment which has a long protocol. हम जब ये एक्सपेरिमेंट से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते थे, ये प्रोटोकॉल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते थे, तो हमको भी प्रोटोकॉल दिया जाता था. इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू बाय हार्ट ऑल दी प्रोटोकॉल, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे रिएजेंट्स ऐड होने हैं, एक स्पेसिफिक कितने टाइम के लिए वो रिएजेंट को ऐड करके रखना है. सो ऑल दैट इज लिस्टेड इन दैट पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, ठीक है. सो अल्कलाइन लाइसिस मेथड हियर बेसिकली यूटिलाइजेस द सोर्स ऑर्गेनिज्म. अब हमने जब अल्कलाइन लाइसिस मेथड यूज किया था, we used it on a plant cell. We were obtaining DNA from onion leaves, ठीक है. तो हमने किया क्या था, हमने अनियन लीव्स कलेक्ट किए थे, अनियन लीव्स को पेस्ट बनाया था, उसका मोटर पेस्टल से पेस्ट बनाया था, खलबत्ता जो आप लोग बोलते हो, तो उसे पेस्ट बनाकर देन वी treated it up with list of chemical reagents, ठीक है. सो पहले तो मेरे को डीएनए को अगर डीएनए को एक्सपोज करना है, आई विल हैव टू यूज सर्टेन सेट ऑफ एंजाइम्स व्हिच विल ब्रेक ओपन माय सेल. एक ऐसा सेट ऑफ एंजाइम व्हिच कैन ब्रेक ओपन माय प्लांट सेल, व्हिच कैन ब्रेक ओपन माय फंगाई का सेल, अगर फंगल सेल वॉल है, अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है. सो इन अदर वर्ड्स
ये सब एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है which NCERT says there are several set of enzymes, for example cellulase, chitinase and lysozyme. Okay, now these which enzyme you should be using for which particular source, जिसमें से आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आप प्लांट सेल यूज कर रहे हो तो आपको प्लांट सेल को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज यूज करना पड़ेगा. सो प्लांट सेल्स के लिए आपको सेल्यूलेज यूज करना पड़ेगा. अगर फंगल सेल है तो आपको काइटिनेज यूज करना पड़ेगा. और अगर बैक्टीरियल सेल है सो आपको लाइसोजाइम यूज करना पड़ेगा. दिस सेक्शन इज गिवन इन दी एनसीईआरटी एंड दिस कैन बी आस्क्ड फॉर simply this can be asked for a match the column by twisting the language. ठीक है. So these set of enzymes are used to expose the DNA material or to expose the nuclear material, or in other words to break open the cell. ठीक है. इसके बाद you treat it with various other chemicals, various other reagents in this method. Now those reagents include SDS, that is sodium dodecyl sulfate. बार बार आपको SDS आएगा. sodium dodecyl sulfate. Apart from that you use EDTA. EDTA is a chelating agent. You use various buffers like tris acetate buffer, तो ये सब चीजें जो है आप एक सैंपल ट्यूब में you will have the source cell, then you will treat it with the enzyme, then you will have all these reagents in given respective proportions. You don't need to remember the proportion, you don't need to remember the entire protocol. ठीक है. So you use all these reagents in required quantities such that you are able to expose the DNA now. Okay, then ultimately last जो step है, that last step is very crucial and very important. That is the DNA is extracted using 70% chilled ethanol. 70% chilled ethanol डालोगे ना सैंपल ट्यूब में. 70% चिल्ड इथेनॉल डालोगे so you will get strands of DNA seen. Okay, and ये मतलब इन अदर वर्ड्स एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब बनाया हुआ है और टेस्ट ट्यूब में लिक्विड मीडियम है. और जैसे ही उस टेस्ट ट्यूब में लिक्विड मीडियम में आप 70% इथेनॉल डालते हो तो डीएनए ऐसे क्लम्प फॉर्म करना चालू हो जाएगा. डीएनए का पूरा ऐसे स्टिकी थ्रेड के जैसे डीएनए फॉर्म होना चालू हो जाएगा. ठीक है. एंड देन व्हाट यू डू, यू इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब. ठीक है. और वेरी केयरफुली यू विल इंसर्ट अ ग्लास ट्यूब एंड देन you will try to take all that particular extracted DNA, you will try to spool. इस टेक्निक को बोलते हैं स्पूलिंग, है ना. जैसे अभी आपके पास चॉपस्टिक है, चॉपस्टिक से आप नूडल्स खाने की कोशिश करोगे. अभी नूडल्स आर नॉट वेरी स्टिकी, बट इफ यू कंसिडर दिस एज नूडल्स ओनली, तो आपने क्या कर दिया, आपने चॉपस्टिक डाला, ग्लास रॉड डाला और उसको घुमाया. तो जैसे आप घुमाते हो वेरी केयरफुली, you'll have to be very careful because otherwise this particular thing will disintegrate. So very carefully you'll have to spool up. Okay, you'll have to make a roll and then get rid of it, get out of that particular tube and very properly put it in another tube and dissolve it and keep it for your next experiment. ठीक है. तो ऐसे आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर दिया बेटा. ठीक है. अब ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा डीएनए तो नहीं चाहिए मेरे को. किससे एक्सट्रैक्ट किया आपने? यूजिंग 70% चिल्ड इथेनॉल. ओके, 70% चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. ठीक है. ये तो आपने कर लिया. ठीक है.
नाउ ये पूरा का पूरा डीएनए का मेरा काम का ही नहीं है, मेरे को तो इस डीएनए में से एक पर्टिकुलर सेक्शन चाहिए, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहिए. आई डोंट वांट द एंटायर डीएनए, राइट? नाउ आफ्टर यू एक्सट्रैक्ट द डीएनए, you will subject this DNA, you will subject this DNA to the, this is subjected to the, लिखता हूं मैं बेटा, DNA extracted is subjected to restriction digestion, is subjected to restriction digestion. Restriction digestion में what do you do? Now what you have obtained, उसमें आप डाल देते हो आपके restriction endonucleases and you will again keep it for digestion. You will keep it for 1 to 1.5 hour in an incubator, 37 degree Celsius. So DNA extracted is subjected to restriction digestion. After restriction digestion, you also do another process. This is followed by electrophoresis. Followed by electrophoresis. Okay, and electrophoresis is then followed by elution of the DNA. अब ये electrophoresis क्या है, elution क्या है, we will come back or we will take up a separate lecture for that as well. ठीक है? अब electrophoresis और हम PCR, electrophoresis and PCR, ये दोनों चीजें हम एक साथ पढ़ने वाले हैं. ठीक है? अब what happens in electrophoresis, as the name says, electrophoresis refers to using electricity. Using electricity, I am trying to separate the DNA strand. Now ये देखो स्टेप, देखो क्या हो रहा है. 70% इथेनॉल डालने के बाद जो आपको डीएनए मिला, दैट डीएनए इज एंटायरली, इट इज एब्सोल्युटली लॉन्ग, अखंड डीएनए है. अब ये अखंड डीएनए को आपको पीस पीस में तोड़ना है. ठीक है? तो पीस पीस में तोड़ने के लिए व्हाट डिड यू यूज? यू डिड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन तो कर लिया. अब यही ट्यूब जिसमें ये पूरा का पूरा आपका डीएनए था, अब बाय रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन दिस ट्यूब will contain strands of DNA. अब ये strands of DNA में आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रॉपरली निकालना है, इसको बाहर निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालना है. तो क्या करोगे आप? You will use a technique for separation, that is electrophoresis. So what is electrophoresis? In simple layman's term, it is a technique used to separate the strands of DNA, or in other words fragments of DNA obtained by restriction digestion. Okay, so electrophoresis basically uses electricity to separate the fragments of DNA according to their molecular weight or molecular size. ठीक है? तो उससे कंपेयर करके मैं अंदाजा लगाकर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट का पीस निकाल सकता हूं, और उस पीस को निकालने का जो प्रोसीजर दैट इज कॉल्ड एज इल्यूशन ऑफ द डीएनए. ठीक है? we'll talk about electrophoresis and also we'll talk about illusion, and also we'll talk about PCR in a separate lecture altogether. ठीक है? सो अल्कलाइन लाइसिस मेथड से आपने क्या क्या किया है? अल्कलाइन लाइसिस मेथड में पहले तो आपने डीएनए सोर्स ऑर्गेनिज्म डिसाइड कर लिया, उस सोर्स ऑर्गेनिज्म का सैंपल लिया, उस सोर्स ऑर्गेनिज्म को ट्रीट किया विद सर्टेन एंजाइम्स. ठीक है ना? एनी एंजाइम ऑफ योर चॉइस विद रिस्पेक्ट टू दी सोर्स. उसके बाद यू ट्रीटेड दैट पर्टिकुलर सैंपल विद वेरियस रिएजेंट्स and you followed the protocol for alkaline lysis method. इंटरनेट में ये अवेलेबल है. ठीक है? पूरा का पूरा प्रोटोकॉल अवेलेबल है. Then you used 70% ethanol to technically obtain that strands of DNA, and using a glass rod you spooled the DNA out. ठीक है? And then the spooled DNA is dissolved with certain buffers. Now the sample containing DNA which is dissolved in the buffer is subjected to restriction digestion. That means it is subjected to addition of restriction endonucleases such that it is broken into pieces.
ठीक है, एक बार वो पीसेस में डेवलप हो गए, आई विल रन इट ऑन अ जेल स्लैब। ठीक है, एक जेल स्लैब क्या होता है वो हम लोग अभी डिसाइड बात करेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आई विल रन दिस वेरी केयरफुली, आई विल रन दिस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए on a gel slab and I will be able to obtain the required fragment of gene of interest. ठीक है, so that is one particular method which I will be following in the alkaline lysis method, and this is the and this is the conventional technique of doing it, the old conventional primitive technique of doing it altogether. ठीक है, so that is one technique. The other technique which we use, the second technique which we use is by using cDNA synthesis. cDNA synthesis. So for doing this particular process or cDNA synthesis, you use PCR machine. PCR machine here stands for polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction. Okay, अब पीसीआर मशीन क्या होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ये अलग से हम वीडियो में पढ़ेंगे, मे बी इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट वीडियो में भी और नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब cDNA क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, हम लोग बात करेंगे। कुछ तो करना है और मेरे को एक डीएनए का स्ट्रैंड एक कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द cDNA हियर? C हियर स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए to a mRNA. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंसुलिन की जीन की बात करूं बेटा, तो पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस में से इंसुलिन का जीन एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट मेरे लिए इजी क्या होगा, क्या मैं इंसुलिन का एमआरएनए एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? मतलब if possibly it is easier to obtain a mRNA जो एक्टिव सेल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बीटा सेल्स को लिया, बीटा सेल्स आर वेरी एक्टिव इन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, करेक्ट? इंसुलिन के जीन तो हर एक सेल में होता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज कंपैरेटिवली सीन इन द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट? तो मैंने बीटा सेल्स को टारगेट किया और बीटा सेल से मैंने एक्सट्रैक्ट किया आरएनए। ठीक है, mRNA. So in other words, here now what I have is I have a strand of mRNA which is coding for my protein. मतलब घूम फिर कर मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो प्रोटीन बनाएगा, राइट, जो अल्टीमेट टारगेट प्रोटीन बनेगा, वो टारगेट प्रोटीन का mRNA आई ऑलरेडी नो इट। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज 5' to 3' का एक mRNA बना लिया, मैंने mRNA ऑब्टेन कर लिया। सो अगेन आई एम टेलिंग इट टू यू, रिपीटिंग इट, it is easier to obtain an mRNA rather than obtaining the gene of interest. It is easier to obtain the mRNA for that gene. ठीक है, so mRNA extract कर लिया मैंने for my required gene of my required gene. अब using a protocol called as reverse transcription, the same protocol which your HIV virus uses. Okay, so we will use a technique called as reverse transcription. A technique called as reverse transcription using an enzyme reverse transcriptase. Using an enzyme reverse transcriptase.
अब नाम बता रहा है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। अगर मैं डीएनए से आरएनए बना रहा हूं तो ट्रांसक्रिप्शन, अगर आरएनए से वापस डीएनए बना रहा हूं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सो फॉर दैट आई यूज एन एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। This is the same principal enzyme which is also a gift to the HIV virus. ठीक है, HIV वायरस इसके बिना कुछ भी नहीं है, बट अभी ये एंजाइम मेरे को चाहिए, तो मैं क्या HIV वायरस को टारगेट करूंगा क्या, हार्मफुल वायरस है क्यों उसके साथ खेलूंगा। तो आई एम एबल टू ऑब्टेन दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस फ्रॉम अनदर सेट ऑफ वायरस विच इज एवियन मायोब्लास्टोसिस वायरस। ठीक है, एवियन मायोब्लास्टोसिस वायरस reverse transcriptase, this is obtained from AMB virus, avian myoblastosis virus। ठीक है, अब जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा इस स्ट्रैंड का, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से व्हाट डू वी गेट इज you get a mRNA which is 5' to 3', ठीक है, complementary to the mRNA you will get a single stranded DNA. So in other words, complementary to this particular strand you will get another strand of nucleotides So we get another strand of nucleotide which is purely the DNA. तो जो ग्रीन सीक्वेंस आपको दिख रहा है that is your mRNA, और जो 3' to 5' का सीक्वेंस दिख रहा है that is cDNA। ओके, और cDNA मतलब mRNA मैंने ले लिया, mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री मैंने एक डीएनए कंस्ट्रक्ट करवा लिया बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बात ये है बेटा कि ये जो है आरएनए डीएनए डबल हीलिक्स, जो हम इसको क्या बोलेंगे, mRNA डीएनए हीलिक्स। आरएनए और डीएनए का एसोसिएशन बहुत वीक होता है, अनस्टेबल होता है, सो ऑटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड विल ब्रेक। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इधर देख लो, ये ब्रेक होगा यूजिंग पीसीआर। ठीक है, ये ब्रेक होगा, नाउ आई विल हैव 3' to 5' का स्ट्रैंड, जो इसका है डीएनए का स्ट्रैंड है ना, सेपरेट हो गया अनस्टेबिलिटी की वजह से, दे विल ब्रेक। एंड फॉर दिस सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA, for the single stranded cDNA, there can be a double stranded DNA easily constructed using PCR. So this is your double stranded DNA. ठीक है, this is your single stranded cDNA which is nothing but single stranded DNA which is complementary to the mRNA. So मैं ये टेक्निक भी यूज कर सकता हूँ, but this is again it requires a lot of computational technique. ठीक है, lot of computational technique मतलब यहाँ पे आपको PCR की मशीन यूज करना पड़ेगा, whereas here you will have to use gel electrophoresis, which is again a very tedious task, but this is pretty simple. मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है यहाँ पे दैट इज ऑब्टेनिंग दी mRNA। एक बार mRNA ऑब्टेन हो गया तो यूजिंग दी एंजाइम आई कैन ऑब्टेन cDNA which is complementary to the mRNA, and cDNA से मैं फिर ऑब्टेन कर सकता हूँ एक डबल स्ट्रैंडेड जीन ऑफ इंटरेस्ट। Okay, so that is one technique which I will employ if I have to look out for gene of interest. ठीक है बेटा, one more technique which is easily
क्या बोलते हैं उसको, यूजिंग आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसाइजर व्हिच कैन बी इजीली एम्प्लॉयड, ठीक है, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बट वही मैं आपको बताता हूँ. इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स पीसीआर मशीन, ठीक है. द थर्ड टेक्निक व्हिच वी विल बी टॉकिंग अबाउट हियर, the third technique is using DNA synthesizer. Now DNA synthesizer is a device or a machine similar to PCR machine. Okay, it's a simple device which is similar to PCR machine. ठीक है. अब यहां पे what do you require? You use computational technique. Computational technology to feed the DNA sequence. मतलब घूम फिर कर बात यह है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो रखा है बेटा, तो मेरे को आज के डेट में पता है कि अगर मेरे पास सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी है, इफ आई गो ऑन इंटरनेट और इफ आई गो ऑन सर्टेन बायो स्टैटिस्टिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स की स्पेसिफिक साइट्स है, स्पेसिफिक एप्स है, अगर मैं यहाँ पे जाकर लॉग इन करता हूँ, ठीक है, और इफ आई पुट इन अदर वर्ड्स आई पुट दी एनी पर्टिकुलर जो सर्च इंजिन में अगर मैं डाल देता हूँ कि आई वांट दी सीक्वेंस फॉर इंसुलिन और आई वांट दी सीक्वेंस फॉर मेलानिन, आई वांट दी सीक्वेंस फॉर विटामिन सी, तो मेरे को पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस मिल जाता है, ठीक है. सो आई यूज कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी हियर टू फीड द डीएनए सीक्वेंस टू फीड दैट एंटायर सीक्वेंस, एटीसीजी का जो भी सीक्वेंस है, जैसा भी सीक्वेंस है, आई विल फीड इट इनटू द डीएनए सिंथेसाइजर. ओके, सो जैसे ही डीएनए सिंथेसाइजर में वो फीड कर लिया वो एक्शन, ठीक है, एक रैंडमली, मैं आपको ये बता रहा हूं, इट इज नथिंग बट रैंडमली मेकिंग अ गार्लैंड. आप इमेजिन कर लो कि आपके पास एक ऐसा मशीन है जिसमें आपने सारे कलर के बीड्स डाल दिए, ठीक है, और एक पैटर्न आपने सिलेक्ट करके रख दिया. इट इज जस्ट लाइक 3D प्रिंटिंग, ठीक है. तो आपने सारे मिक्स जो बीड्स है वो डाल दिया है और आपने एक पैटर्न को फीड करके रख दिया कि ये कलर होना चाहिए, 4 लाल के बाद 1 व्हाइट, फिर उसके बाद 3 येलो, ऐसे एक पैटर्न में आपने यूनानिमसली यू हैव फेड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन योर डिवाइस. और वो मशीन क्या करेगा, लुकिंग एट द पैटर्न, चेकिंग द पैटर्न, it will take up that color, it will identify that color of bead, and it will take that and fix it with the other one. So based on the computational pattern which you have introduced in that particular machine, the machine will construct a necklace or a garland according to your technique. Similarly, यहाँ पे आपने जो feed किया है उस फेड इंफॉर्मेशन से डीएनए सिंथेसाइजर एक अपने आप एक टेक्निक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करेगा. बट व्हाट यू रिक्वायर हियर, यू रिक्वायर सोर्स. आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा. अब डीएनए डेफिनेटली एटीसीजी से बना है, सो यू विल हैव टू गिव देम डी टीटीपीस, डी एटीपीस, डी GTPs एंड डी CTPs. सो इन अदर वर्ड्स आपको पता है कि रेप्लिकेशन जब यूज हो रहा है, रेप्लिकेशन जब होता है बेटा, आप ये बॉटनी में पढ़ने वाले हो मॉलिक्यूलर बायो में, तो जब रेप्लिकेशन होता है, व्हेन a nucleotide is being escorted, it is escorted in the form of triphosphates, because ये 2 फॉस्फेट है जो एनर्जी सप्लाई करते हैं. in other words both of these phosphate they break releasing the energy. So in other words जो डीएनए सिंथेसिस में यूज हो रहा है that is in the form of triphosphates, ठीक है. So here what do you use a source that is D
deoxy-TTPs, deoxythymine triphosphates, DATPs, deoxyadenosine triphosphate, DGTPs, deoxyguanine triphosphate, DCTPs, deoxycytosine triphosphate. So these are the sources which I वैसे ट्यूब्स में डालकर रख दूंगा. तो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस एक डीटीपी आ जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. डीटीपी के बाद में एक डीटीपी के बाद में डीएटीपी आ सकता है, एक डीटीपी के बाद में डीसीटीपी आ सकता है, और ऐसा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये पूरा का पूरा आपका डीएनए सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बेटा. So again, this is an artificial DNA synthesizer. You are using DNA synthesizer. This is a very robust technique. It's absolutely new technique. Not it is technically a technique which is used. A technique which has been used in large research institutes. जैसे छोटे मोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, बिकॉज ये एक्सपेंसिव डिवाइस है ना, तो छोटे मोटे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में वही कन्वेंशनल मेथड यूज किया जाता है बेटा अभी भी. दैट इज अल्कलाइन लाइसिस मेथड. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट. अब जीन ऑफ इंटरेस्ट भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, वेक्टर भी मिल गया, वेक्टर में चिपका भी दिया. अब आपको यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब डालना है इनटू द होस्ट सेल. So what are the different various techniques which will be using or incorporating to put this recombinant DNA into a host cell? That is a part of the next class. Till then, thank you so much for watching the video. Take care of yourself, take care of your health predominantly. Give my regards to your parents. God bless you.